मेथड पढ़ाए जाएंगे, फिश बॉल ड्रा, स्कैफोल्डिंग और फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, तो अब इन तीनों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे विशेष बात यूजीसी के इस फर्स्ट पेपर में ये तीनों टॉपिक 20, 21, 22, 23, हाँ सभी को शुभ मध्याह्न। देखिए 20, 21, 22, 23 इसमें रिपीट हो के आए हैं। जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम, पहला टॉपिक जो है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम, या फिश बॉल ड्रा, टेक्निक। इसके अलावा आपका स्कैफोल्डिंग। इसको समझने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि इन तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा जान लिया जाए। देखिए, तो पहले से आज स्टार्ट करते हैं, पहले टर्म से। आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले फिश बॉल पे चर्चा करते हैं। फिश बॉल का मतलब यहां पर इस संरचना से है, बात समझिएगा। फिश बॉल का मतलब होता है जिसमें मछली रखने वाली एक संरचना, यानी कि ये कुछ चाहे जिस तरह हो, लेकिन ये सर्किल कैसे बनेगी, मान लो वो संरचना तो कुछ ऐसी होती है, लेकिन इसकी आवश्यकता यहां नहीं है। यहां पर आपको ये समझना है इसमें 2 घेरे बनाए जाते हैं। इसी से इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। ये कुछ बच्चे हैं जो अंदर बैठे होंगे घेरे में, इनर सर्किल वाले, और ढेर सारे बच्चे बाहर बैठे होंगे सर्किल में। फिश बॉल समझने के लिए 2 ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इस घेरे को समझ लीजिए तो फिश बॉल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। हाँ, जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं, शुभ मध्याह्न सभी को। बस इसको आराम से देखिएगा, समझ में आएगा। देखो, इनर सर्किल और आउटर सर्किल, यानी कि अंदर बैठने वृत्त में बैठे बच्चे और बाहर वृत्त में बैठे बच्चे। अब हो सकता है इसमें एक आध टीचर भी बैठे हो, कोई बात नहीं, बैठना होगा तो बैठ जाएंगे। अंदर वाले बच्चे विमर्श या वार्ता कर रहे होते हैं किसी विषय पर। अंदर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं? विमर्श या वार्ता कर रहे होंगे। फिश बॉल में जो अंदर वाला वृत्त होता है उसमें बच्चे विमर्श या वार्ता कर रहे होंगे किसी विषय पर, किसी विषय पर केंद्रित होकर के वार्ता कर रहे होंगे। और बाहर वाले बच्चे वार्ता कर नहीं रहे होते, बल्कि अंदर वाले बच्चे जो वार्ता कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं उसको सुन रहे होंगे, और सुन करके समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो कुछ चीजें जरूरी लग रही होंगी तो उसी की नोट्स बना रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई? देखो, होता कुछ नहीं है, बेसिकली समझ जाओगे तो इसके सारे क्वेश्चन यूजीसी के आसानी से कर लेंगे। देखिए फिर से बता रहे हैं, फिश बॉल टेक्निक या तकनीक क्या होती है? एक ऐसी संरचना है, देखो इसमें समूह बना हुआ है। अंदर वाला जो समूह है वो लोग आपस में बात करेंगे किसी मुद्दे पर, बाहर वाला समूह उस बात को सुनेगा, समझेगा, उस पर नोट्स लेगा। ठीक, अब इसमें होता क्या है, ये समूह कैसा हो सकता है? ध्यान देना, ये समूह मध्यम आकार का या बड़े आकार का हो सकता है, या बृहद आकार का हो सकता है। इसको एज इट इज समझ लोगे तो दिक्कत नहीं करेगी किसी भी तरह की। तो 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला समझो, फिश बॉल तकनीक जो है मध्यम आकार या बृहद आकार की होगी। फिश बॉल टेक्निक में किसी विशेष विषय पर अंदर वाले बच्चे विमर्श या वार्ता करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बाहर वाले बच्चे सुनेंगे, समझेंगे और नोट्स लेंगे। अब इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं? इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिश बॉल टेक्निक से हो क्या रहा है, एक चीज बात बताओ। जब भी आप किसी मुद्दे पर विमर्श या वार्ता कर रहे होंगे तो आपकी रचनात्मक क्षमता, चिंतनात्मक क्षमता, इनमें वृद्धि होगी ना। बेसिक सी बात समझो, जब भी आप किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपकी रचनात्मक और चिंतनात्मक क्षमता बढ़ेगी। तो ध्यान देना, फिश बॉल टेक्निक में बच्चों की रचनात्मक और चिंतनात्मक क्षमता बढ़ती है। इन बच्चों की तो रचनात्मक और चिंतनात्मक क्षमता बढ़ गई, जो अंदर बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं उनकी रचनात्मक और चिंतनात्मक क्षमता बढ़ी। बढ़ने का मतलब प्लस हो गई। बाहर वाले बच्चों के साथ क्या हो रहा है? ध्यान देना,
बाहर वाले बच्चों के अंदर एक गुण विकसित हो गया, सक्रिय श्रवण का। एक्टिव लर्नर समझ लो या फिर एक्टिव श्रोता समझ लो, ठीक। सक्रिय श्रोता बनने का गुण आएगा, चीजों को समझने का गुण आएगा, ठीक है। तो इनके अंदर ये क्षमता बढ़ गई। तो वास्तव में इतनी बात समझ में आ गई। आपको बस इतनी सी चीजें इसके लिए तैयार करनी है। अब आपको इस पे जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए फिर से बता रहा हूं, फिश बॉल तकनीक मध्यम आकार या बृहद आकार की होती है। पहली पॉइंट, इसको ऐसे तैयार कर लो। दूसरी बात, इसमें घेरे बने होते हैं। पहले घेरे वाले बच्चे, जो इनर सर्किल वाले बच्चे, हो सकता है इसमें टीचर भी बैठा हो, वो विमर्श या वार्ता एक निश्चित विषय पर करते हैं, और बाहर वाले बच्चे, आउटर सर्किल वाले, उस वार्ता को सुनते हैं। तो जो अंदर बैठे हैं बच्चे, उनकी रचनात्मक चिंतनात्मक क्षमता का विकास होता है, और जो बाहर बैठे हैं बच्चे, वो सक्रिय श्रोता और उनकी समझ का विकास होता है। ये पूरी तकनीक क्या कहलाती है? फिश बॉल टेक्निक कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया? न दिक्कत हो तो अगली टेक्निक की तरफ चले, बहुत सिंपल सी होती है। यहां तक कोई दिक्कत ना हो तो ठीक। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो थोड़ा सा अलग है, उस पे ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो समझ लो, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो, उम्मीद करते हैं नहीं हो। देखो, कोई दिक्कत होगी तो अभी पूछ लेना। दूसरा तुम लोग को पढ़ना है फ्लिप्ड क्लासरूम। देखो, सबसे पहले जो इससे प्रश्न बन सकता है इसको पढ़ने से पहले, फ्लिप्ड क्लासरूम पहली बात तो एक प्रकार का नवाचार है, इसको पहले समझ लेना। मतलब एक प्रकार का इनोवेशन है। अगर आपसे कोई पूछ देगा टीचिंग की इनोवेशन विधियों में से छांटिए, तो अपने आप एक चीज समझ लेना, इसमें क्या आ जाएगा? फ्लिप्ड क्लासरूम आ जाएगा। अब फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब ऐसे समझो, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, इस पर तुमने फ्लिप कवर चढ़ा दिया है, ठीक है। मान लो ये मोबाइल थी, इस पे तुमने फ्लिप कवर चढ़ाया हुआ है। तो फ्लिप कवर जब मन करता है, मतलब जब तुम्हें यूज होता है खोलते हो, जब तुम्हारा यूज खत्म होता है बंद कर देते हो। जब मन करता है खोलते हो, जब मन करता है बंद कर देते हो। मतलब ओपन और क्लोज कभी भी कर सकते हो। तो एक चीज समझना, अपनी इच्छा अनुसार, और जब आप अपनी इच्छा अनुसार पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है आपकी पढ़ने की गति में सुधार ही होता है। तो फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक सा है। इसको परिभाषा में लिखाने से बहुत बेहतर क्या है, इसमें टीचर क्या करता है? टीचर एक लेक्चर रिकॉर्ड करता है। आराम से पूरी क्रियाविधि को समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेक्चर को क्या कर रहा है? रिकॉर्ड करेगा। मान लो कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया, बनाने के बाद उसको पोस्ट कर दिया। जब पोस्ट कर दूंगा तो सीधी सी बात है वो तुम तक पहुंच जाएगा, और जब तुम लोगों तक पहुंचेगा तो स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सकेंगे, विद्यार्थी उसे देख सकेंगे, खोल सकेंगे। विद्यार्थी क्या कर लेंगे? एक्सेस कर लेंगे। इतनी बात तो समझ में आ रही। देखो, बेसिक करना क्या है, टीचर जो होगा या प्रोफेशनल एजुकेटर जो होगा वो लेक्चर रिकॉर्ड करेगा, उसको पोस्ट करेगा, विद्यार्थी उसे एक्सेस कर लेगा। इतनी बात समझ में आई। जब तुम एक्सेस कर लोगे किसी को, तो उसको क्या करोगे? जब वीडियो को खोलने की क्षमता आ जाएगी तो एक ही काम तो कर सकते हो, विद्यार्थी क्या करेंगे? देखेंगे। मतलब फिर तुम उस वीडियो को क्या करोगे? देखने लगोगे। फिर से देखो, लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, पोस्ट करूंगा, तुम एक्सेस करने की क्षमता आएगी और उसको देखोगे। देखोगे तो अगले दिन क्लास में जब आओगे, ध्यान देना, जब वीडियो देख लोगे और अगले दिन जब क्लास में आओगे तो उससे जुड़े मुझसे प्रश्न या डाउट जो भी चीजें हैं तुम पूछ सकोगे। मतलब तुम अगले दिन लेक्चर को क्या करके आओगे? तैयार करके आओगे। तैयार करने के बाद, तैयार जब आप कर लेंगे तो मैं इससे जुड़े कुछ प्रश्न या डाउट कुछ भी रहेगा, असाइनमेंट हो, डाउट हो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसी में आपके असाइनमेंट वर्क दे सकता हूं, आपके डाउट क्लियर कर सकता हूं। इससे आपका क्या क्लियर हो जाएगा? छोड़ो, इससे कॉन्सेप्ट की जगह एक चीज लिख लो डायरेक्ट, आपकी विषय वस्तु तैयार हो जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया को रुको, अब समझाते हैं। बेसिकली पहले यहां से अंतिम तक देख लो इस प्रक्रिया में। ऐसा, हाँ भैया शुभ मध्याह्न। इसमें कोई ऐसा शब्द जो तुम्हें ना समझ रहा हो, देखो फ्लिप क्लासरूम का मतलब होता है, अब यहां पे उदाहरण समझो आसानी से। मान लो कि मुझे कल पढ़ाना हो,
शिक्षण के चर। एक एग्जाम्पल समझना, जैसे मुझे कल, आज नहीं, कल 8 तारीख को शिक्षण के चर पढ़ाना हो, ठीक, तो अब हम क्लास में डायरेक्ट पढ़ाने से अच्छा है पहले हम क्या कर दें, बच्चे हैं तो हम एक लेक्चर छोटा सा रिकॉर्ड आज करेंगे शिक्षण के चर पर, उसको पोस्ट कर देंगे, बच्चे उसको एक्सेस करके देखेंगे, देखने के बाद जो उसमें वीडियो में चीजें रहेंगे उसको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद जब तुम कल क्लास में आओगे तो जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा शिक्षण के चर, तब आपको बहुत से कम डाउट रहेंगे और चीजें आप बेहतर ढंग से समझ के आए होंगे, ठीक, पहले से तैयार करके आए होंगे, और जब कुछ भी तुम्हें दिक्कत होगी उसको मैं क्लियर करा दूंगा तो तुम्हारी विषय वस्तु तैयार हो जाएगी, यानी कि शिक्षण के चर का आप प्रत्येक क्वेश्चन करने लायक हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई समस्या? देखो बहुत बेसिक ढंग से बता रहे हैं, ये इसका पूरा मेथड है, ठीक है। टीचर अपनी तरफ से लेक्चर रिकॉर्ड करे, पोस्ट कर दे, विद्यार्थी उसे एक्सेस करके देखना शुरू कर दे, उसे तैयार कर ले, तैयार करने के बाद भी कोई डाउट बचेगा तो अगले दिन वो जब क्लास में टीचर के सामने जाएगा तो उस डाउट को अपने आप क्या कर सकता है, पूछ सकता है, तो उससे आपकी विषय वस्तु तैयार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी समझाते हैं, यहां तक ना समस्या हो तो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी देख लो जल्दी जल्दी देख के बताइए, यहां तक अगर कोई समस्या ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तब इसके बारे में 2-4 चीजें और जान लो, इसको ऐसे ही रहने दो, आगे बढ़ जाते हैं। असल में कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया होगा? देखो ये जो तुम्हारा फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आजकल 20, 21, 22, 23 में कई बार रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए मैं इसको पहले एक साथ समझा दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ही ना हो क्वेश्चन करते समय। विद्यार्थी, देखो मेन चीज क्या होता है, बच्चा सीखे, तो इससे एक चीज होती है, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार लेक्चर, देखो इसमें फायदा क्या हो रहा है, लेक्चर देख सकता है। अब यहां जो मैंने सुविधा अनुसार वर्ड लिखा है, एक बात समझो, सुविधा अनुसार तो आप देखते ही हैं, कई बार आप ऐसे विषय भी देखते हैं जो आपके क्या होते हैं, इच्छा अनुसार, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान देना, बच्चा जो चाहता है वो देख ले, मतलब मैं पढ़ा जो टॉपिक रहा हूं उससे पहले उसकी एक समराइज वीडियो बनाऊंगा जिससे वो टॉपिक आपको पहले समझ में आ जाए कि आप क्लास में आएंगे तो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। तो अपने घर पर, अब ध्यान दो, बच्चा सुविधा अनुसार या इच्छा अनुसार लेक्चर देख सकता है, कहां पर देख सकता है, तो अपने घर पर आराम से। कब देख सकता है, तो कभी भी किसी भी समय, और रिकॉर्डेड है तो जितनी बार देखने का मन करेगा, ध्यान देना, जितनी बार देखने का मन करेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लो फ्लिप क्लासरूम की विशेषताएं हैं, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार कभी भी वीडियो देखे, घर पर देखे, किसी भी समय देखे, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और जब बच्चों को आप फ्री छोड़ करके पढ़ने को दे रहे हो ना, ध्यान देना, जब आप फ्लिप क्लासरूम क्या है, एक फ्री कॉन्सेप्ट है, बच्चों को जब भी फ्री छोड़ोगे उसमें 2 चीजें अपने आप बढ़ जाएंगी, उसके पढ़ने की जगह आप लिखिए सीखने की स्थिति में सुधार होगा, सीखने में सुधार होगा। और जो किसी भी बच्चे के सीखने में अगर सुधार हो रहा है तो सीधी सी बात है वो स्कोर अच्छा करेगा, स्कोर में सुधार। यहां तक किसी बच्चे को कोई थोड़ी भी समस्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलो यहां तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो यूजीसी ने इसकी कुछ विशेषताएं पूछ ली थी, बड़ी सिंपल सी थी। तो अगर आपसे कोई फ्लिप क्लासरूम की विशेषताएं पूछ रहा है, ये सब आपके बार बार एग्जाम में आ रहे हैं इसलिए आपको ये समझना जरूरी। एक चीज बताओ, अभी मैंने एक मोबाइल छोटा सा बनाया था ऐसे, और उसके ऊपर एक फ्लिप कवर चढ़ा दिया था जो बार बार खोलते बंद करते हैं, फ्लिप कवर। तो जो मैंने फ्लिप कवर चढ़ाया हुआ था, मैंने एक चीज कहा था, जब मन करे खोलो, जब मन करे बंद करो। तो एक चीज बताओ, जो चीजें बार बार खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, वो अपने आप कैसी होंगी?
नम्य या फ्लेक्सिबल, जिसे आप बोलते हैं फ्लेक्सिबल, जब चाहो तब पढ़ो, जब ना चाहो मत पढ़ो। तो एक तरह से फ्लिप्ड क्लासरूम की पहली विशेषता क्या होती है? नम्य वातावरण देना। मतलब जब इच्छा है तब पढ़िए, जब इच्छा नहीं है मत पढ़िए। आपको वीडियो देखे आकर के टीचर से पूछ लीजिए। दूसरी चीजें क्या हो सकती हैं? दूसरी विशेषता, स्टूडेंट और टीचर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप टीचर से कब बचना पसंद करते हैं? जब आपको कुछ आता नहीं है, आप सोचते हैं कि टीचर कहीं पूछ लेने, तो किसी बीच में या कोने में या साइड में जाके बैठ जाते हो। तो एक चीज बताओ, जब वीडियो घर पे देख करके समझ करके जाओगे तो डरोगे नहीं। डरोगे नहीं तो टीचर और स्टूडेंट का क्या बढ़ने लगा? इंटरेक्शन। तो ध्यान देना, फ्लिप्ड क्लासरूम की दूसरी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है? इसमें स्टूडेंट टीचर का क्या बढ़ जाता है? इंटरेक्शन बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? इससे टीचर और स्टूडेंट का क्या बढ़ रहा है? इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। आगे ये दो विशेषताएं बहुत जरूरी हैं। तीसरा, इससे एक चीज और डेवलप होती है, जब तुम्हारी सीखने की स्थिति में सुधार हो रहा है, स्कोर में सुधार हो रहा है, तुम्हारे पढ़ने की इच्छा जगेगी, और जब तुमको समझ में आने लगेगा तो टीचर का भी पढ़ाने में ज्यादा मन लगेगा। तो इससे लर्निंग कल्चर सुधर रहा है। लर्निंग कल्चर, हिंदी में बोलते हैं अधिगम संस्कृति। इससे किसमें सुधार हो जाएगा? ये क्या निर्मित कर सकता है? अधिगम संस्कृति। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? ये तीन क्वालिटियां आपसे यूजीसी घूम फिर करके बार बार पूछती है, बच्चों को समझ में नहीं आता, कारण अब दिक्कत नहीं करेगा ये। नेक्स्ट, इसके अलावा इससे कुछ और भी चीजें बढ़ सकती, घट सकती हैं। बहुत से टीचर ऐसे हैं जो रोज रोज पढ़ाना पसंद करते नहीं है, कहते हैं देखो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, पढ़ लेना, और उसके बाद ना आए तो मुझसे आकर के पूछना। तो इससे एक और चीज लाभ मिलता है, प्रोफेशनल एजुकेटर्स को बड़ा फायदा होता है। वो अपने मन की चीज को कभी भी कहीं भी किसी तरह पढ़ा सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मैं पीछे कर दे रहा हूं, एक बार देख लो कहां से शुरू हुआ था। देखो यहां से समझा रहे हैं, फिर से देख लो। हाँ बिल्कुल, समय की बचत भी कराएगा, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से देखो, फ्लिप्ड क्लासरूम एक प्रकार का क्या है? शैक्षिक नवाचार है। कैसा नवाचार है? शैक्षिक नवाचार है। इसमें होता क्या है, एक प्रोफेशनल टीचर या टीचर लेक्चर रिकॉर्ड करता है, पोस्ट करता है, विद्यार्थी एक्सेस करके उसको देख लेते हैं, देखने के बाद उसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद क्लास में पहुंचते हैं, वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उनको ज्यादा समझ में आता है। बाय द वे कहीं डाउट रहता है या कुछ काम रहता है, वो टीचर से पूछ लेते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी विषय वस्तु तैयार हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? यही फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। इसके पश्चात विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार कभी भी देखे, घर पर देखे, कहीं भी देखे, किसी समय देखे। कहने का मतलब है ये एक तरह से छात्र केंद्रित सुविधा है, ऐसे ही समझ लो, ये एक तरह से छात्र केंद्रित सुविधा है और बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है, तो उनके सीखने की दर में सुधार होता है, उनका स्कोर अच्छा होता है, इससे अधिगम संस्कृति और ज्यादा अच्छी बनती है। एक नम्य वातावरण पैदा करता है, अभी बताया फ्लिप है तो बार बार खोलिए बार बार बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस की ऐसी कोई असुविधा नहीं कि एक ही बार खोल सकते हैं। स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन बढ़ जाता है, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है पढ़ाई के दौरान। और साथ ही साथ अधिगम संस्कृति का निर्माण होता है और बाकी समय की बचत, श्रम की बचत, धन की बचत, जितने चीजों की बचत कराना चाहो सबकी बचत हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया? हाँ भैया नमस्ते। किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? जल्दी जल्दी बता दो तो आगे बढ़े। ये तीनों सीख जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, इसलिए बता देते हैं। अब एक चीज बताओ, इससे फायदा क्या है? और भी कुछ है इससे? एक और चीज देखो, आजकल पढ़ाई में एक थोड़ी सी दिक्कत आती है, चलो उसको भी समझा देते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम से एक और फायदा है, टीचिंग स्टूडेंट रेशियो। मान लो एक टीचर है, उस पे 100 स्टूडेंट आश्रित हैं। ये एक टीचर है, उस पे 100 स्टूडेंट है, तो वो सबको बेचारा बता नहीं सकता ना घूम फिर करके, इसीलिए कहा जाता है जितने कम स्टूडेंट उतनी अच्छी क्लास। ठीक है, लेकिन जब से ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आया है तो ये अकेला टीचर भी 100 बच्चों को संभाल ले रहा है। कारण क्या है? मान लो मुझे जो कल पढ़ाना है
उसके बारे में मैंने वीडियो बना करके आज ही डाल दिया, तो इन 100 बच्चों ने देख लिया, और 100 बच्चों ने देख लिया तो हो सकता है 50 को ऐसे ही समझ में आ गया हो। बचे कितने? 50। तो अब मुझे टेंशन नहीं है ना, अब इन्हीं 50 को मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर करना है, तो एक ही टीचर इन 100 बच्चों को भी पढ़ा ले जाएगा। यानी फ्लिप क्लासरूम से जो खराब शिक्षक छात्र अनुपात है, खराब शिक्षक छात्र अनुपात का मतलब ज्यादा कम वाला। सर धन की बचत कम होती है, डाटा भी लगता है। अच्छा डाटा लगता है, कोई नहीं, लेकिन डाटा इतना अधिक नहीं लगता जिसकी वजह से आपको समस्या है, फिर भी मानते हैं। चलिए धन की बचत को आप लोग हटा लीजिएगा, केवल श्रम और समय को रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए खराब शिक्षक छात्र अनुपात के प्रभाव को कम करता है, यह भी समझ लीजिएगा। क्लियर हो गया यहां तक? किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक, चलिए अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको 2 चीजें अभी तक बताई, एक फिश बॉल ड्रा बता दिया, तकनीक फिश बॉल ड्रा कर रहे हैं, फिश बॉल टेक्निक बता दी, दूसरा फ्लिप क्लासरूम बता दिया। अब स्कैफ फोल्डिंग छोटा सा टर्म बचा है, वो भी सीख लो। लिंक भेजने, अच्छा लिंक भेजने के लिए, ठीक ठीक ठीक। चलो भाई देखो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। स्कैफोल्डिंग हिंदी में ही लिख देते हैं, अधिकांश बच्चे तो हिंदी वाले हो। स्कैफोल्डिंग, इसको समझने के लिए, हाँ भैया प्रणाम। देखो बेसिक सी बात समझो, स्कैफोल्डिंग एक और वर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और वाइगोत्स्की। इन साहब ने ये और ये दोनों बातें बोली हैं, इसलिए याद रखना, क्योंकि ये आजकल बड़े चलन में है, यूजीसी में पूछे जाते रहते हैं। तो देखो स्कैफोल्डिंग, समीपस्थ विकास जोन, वाइगोत्स्की, ये तीनों एक दूसरे से जानते ही हैं, ज्वाइंट है। वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास जोन का सिद्धांत दिया और एक बात बताई कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है। चलो देखते हैं, मिटाते हैं। देखो स्कैफोल्डिंग का मतलब ऐसे समझो, हिंदी में इसका कई बार ये वर्ड यूज करता है, वैसे जल्दी देता नहीं है, मचान या पाड़, इसका वैसे यूज नहीं करेगा जल्दी। स्कैफोल्डिंग को समझने के लिए ये समझिए जैसे कोई एक बच्चा है, थोड़े सर पे बाल भी रहने चाहिए, ठीक है। देखो अगर कोई बच्चा है, मान लो कि छोटा है, तो कुछ चीजें ये स्वयं से सीख जाएगा। ध्यान देना, कोई छोटा बच्चा है तो कुछ चीजें तो स्वयं से सीख जाएगा, जैसे रोना, भूख लगने पे रोना आपको सिखाना नहीं पड़ता, बेचारा स्वयं से सीख जाता है। लेकिन हो सकता है इसको हमें ABCD सिखानी पड़े, है ना। अब ABCD ज्यादा छोटी हो जाती है, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। चलो मान लो गुणा भाग सिखाना पड़े, इस छोटे बच्चे को गुणा भाग सिखाना पड़ेगा, तो एक बात तो तुम्हें भी समझ में आ रही हो, या तो घर की मम्मी, या तो घर के पापा, या तो बड़ा भाई, या तो कोई टीचर, ये खुद से नहीं सीख पाएगा। देखो ये वाली चीज ये खुद से सीख जाएगा, और ये जो गुणा भाग है ये खुद से नहीं सीख सकता, तो इसके लिए इनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति लगेगा जो इसको सिखा दे, ठीक है। तो इनमें से जो भी व्यक्ति लगेगा वो इसके लिए किसका कार्य करेगा? एक स्कैफोल्डिंग का ही कार्य करेगा। कैसे? जब भी आपको सीखने के लिए किसी दूसरे की मदद की जरूरत पड़े, लेकिन वो मदद स्थायी ना हो बल्कि अस्थायी हो, तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। जैसे ये रही दीवार, तुम इतने बड़े से हो और दीवार यहां पर है, तो तुमको क्या चाहिए होगी? कोई ना कोई सीढ़ी चाहिए होगी ना। बात समझना, इस दीवार पे चढ़ना है तो तुम इतने से हो, और अगर इस पे चढ़ना है तो तुम्हें कोई ना कोई सीढ़ी चाहिए होगी। तो ये जो सीढ़ी है यही क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। और जब चढ़ जाओगे तो सीढ़ी हटा दी जाएगी, चढ़ने के बाद कोई समस्या ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो यही क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। तो चलो अब इसके ऊपर थोड़ी सी चीजें समझ लो। स्कैफोल्डिंग
इतनी बात समझ में आ गई? चलो तो अब थोड़ा सा इसको हम अगले पेज में जाते हैं और इसके फोल्डिंग समझाते हैं। देखो स्कैप फोल्डिंग में क्या तैयार करना है, देखो सबसे पहली बात, विद्यार्थी को सिखाने के लिए दी गई अस्थाई, ध्यान देना स्थाई नहीं, परमानेंट नहीं दे देंगे कि वो जीवन भर उसी के सहारे रह जाए, अस्थाई सहायता, पहली लाइन तो यही समझ लो। इसके फोल्डिंग है क्या, विद्यार्थी को सिखाने के लिए दी गई अस्थाई सहायता, ये क्या कहलाती है, स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। अब इसमें एक चीज और समझो, इसमें सहायता देनी है तो इसमें देखो, जैसे मान लो कि मैं टीचर हूं तो मुझे किसी को अगर सिखाना है तो निर्देश की मात्रा, मतलब मेरे द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होंगी उसका स्वरूप, इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार की हैं, तो इसमें निर्देश की मात्रा और स्वरूप किसके अनुसार होता है पता है, विद्यार्थी की विकास के अवस्था के अनुसार होता है। के अनुसार होगा, बस यही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बात समझिएगा। स्कैप फोल्डिंग एक अस्थायी प्रक्रिया है जिसमें मदद तब तक दी जा रही है जब तक तुम सीख ना जाओ, और जब सीख जाते हो तो मदद हटा ली जाती है। ठीक है, सामाजिक सहायता भी आप बोल सकते हैं, सामाजिक सहायता। ठीक, और इसमें निर्देश की मात्रा और स्वरूप किसके अनुसार तय किया जाता है, विद्यार्थी की विकास की अवस्था के अनुसार। बच्चा जितना बड़ा होगा उसी तरह की उसको हम मदद देंगे। समझ में आई बात? और ये सबसे जरूरी कहां प्रयोग होती है, इसका सबसे अधिक प्रयोग आप जानते हैं कहां करते हैं, भाषा शिक्षण में। आप कभी भी देखिएगा भाषा शिक्षण में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। पहले आपके टीचर जब आप छोटे थे तो खुद राइम सुनाते थे, सुनाते सुनाते जाते थे, फिर आप जब सीख जाते थे तो वो सुनाना बंद करके आपसे कहते थे अब तुम सुनाओ, तो तुम धीरे धीरे उनकी सहायता से बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सीख जाते थे। तो वास्तव में वो भी स्कैप फोल्डिंग का ही उदाहरण है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो आज आपको मैंने 3 चीजें बताई हैं। किसी बच्चे को कहीं डाउट हो तो एक बार पूछ लो। मैंने आज आप लोग को फिशबॉल टेक्निक बता दी, दूसरा स्कैप फोल्डिंग बता दी, और तीसरा फ्लिप्ड क्लासरूम बता दिया। किसी बच्चे को इन तीनों में से किसी भी पॉइंट में कोई समस्या हो तो बताओ। आ गया समझ में? चलो, तो बस ये छोटी सी क्लास बस इन्हीं टॉपिक को समझाने के लिए थी। इसी तरह जब भी मुझे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेगा छोटा छोटा, उसको हम ऐसे ही समझा देंगे। आप इसकी अपने आप नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बार बार आ रही हैं और आपसे क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को फिर यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो एक काम करना, 22 और 23 में ढेर सारे क्वेश्चन इन तीनों से आए हुए हैं, सबको सॉल्व करना। अगर कोई ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लेना। फिशबॉल रिपीट कर दीजिए, छूट गया है। चलो 1 सेकंड के लिए रिपीट कर देते हैं, कुछ है नहीं वैसे। देखो देखो फिशबॉल होती क्या है, फिशबॉल में कोई निश्चित विषय होगा जिस पर कुछ बच्चे विमर्श करेंगे। देखो इसमें 2 तरह के सर्किल होते हैं, एक होता है इनर सर्किल। इनर सर्किल वाले बच्चे किसी विशेष विषय पर वार्ता या विमर्श कर रहे होंगे। इनर सर्किल वाले बच्चे किसी विशेष विषय पर वार्ता या विमर्श कर रहे होंगे। और एक दूसरा सर्किल होता है उसके बाहर, आउटर सर्किल। आउटर सर्किल वाले बच्चे उसको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे होता क्या है, और फिशबॉल तकनीक जो होती है या तो मध्यम आकार की होती है या तो वृहद आकार की होती है। ठीक है, तो होगा क्या, जो अंदर वाले बच्चे हैं, जो छोटा वाला ग्रुप है जो डिस्कशन कर रहा है,
जब आप किसी विषय पर डिस्कशन करते हैं तो आपकी रचनात्मक चिंतनात्मक क्षमता का क्या होता है, विकास होता है, बढ़ती है। और बाहर वाले जो बच्चे हैं इनकी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, नोट्स ले रहे होंगे, इसके अंदर उनके कौन सी भावना बढ़ेगी, सक्रिय श्रोता बनने की भावना, पढ़ने की भावना बढ़ जाएगी। तो फिश बॉल टेक्निक से बच्चों की रचनात्मक, चिंतनात्मक और सक्रिय श्रोता बनने का भाव बढ़ जाता है। और किसी विषय के अनेक व्यू निकलते हैं। एक चीज बताओ, जब आप किसी पर डिस्कशन कर रहे होगे तो एक ही विषय के कई विचार प्रकट होंगे ना, और जब कई विचार प्रकट होते हैं, कई नए आइडिया इससे जनरेट होते हैं। ये इनोवेटिव तकनीक ये भी होती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो आज की क्लास को हम, अगर किसी बच्चे को अब कोई समस्या नहीं है तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नया कोई टॉपिक मुझे लगेगा जो आपको नहीं आता, उसी तरह फिर से 3-4 एक साथ पढ़ा देंगे। ठीक? नहीं आ रहा होगा तो दोबारा देख लेना, कोई समस्या नहीं होगी। तो आज की क्लास यहीं पर विराम दी जाती है। पढ़ते लिखते नजर आइए। धन्यवाद। और 5 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, तो उसमें अपना जुड़ जाइएगा। चलिए, ठीक है।